नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और हाल ही में एक वेब सीरीज आई है बीहड़ के बागी, और ऐसे में एक कलाकार इस वेब सीरीज के जरिए लोगों के सामने आए हैं। मेरे साथ है दिलीप, और यही वो कलाकार है जो ददुआ जैसा डकैत उस लगभग उससे इंस्पायर एक रोल निभा रहे हैं। हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया आपके सामने अपनी बातें रखने का। और अब आप अपने बातें पूछिए, मैं बताता हूँ। मैं तो अच्छा हूँ, बहुत अच्छा। ग्रेट। जब भी बीहड़ का बागी ये स्क्रिप्ट आपके सामने आई थी, तब सबसे पहले क्या दिमाग में आया था? नहीं, हम तो बचपन से डकैतों की फिल्में देखते आए हैं। इतिहास रहा है हिंदुस्तान का। मेरा गांव मेरा देश, चंबल की कसम, या इतनी बड़ी फिल्म थी वो मदर इंडिया, उसमें भी सुनिंदर साहब अब बंदूक लेके भाग जाते हैं, डाकू बन जाते हैं। इसके बाद के एरा में देखें तो बैंडेड क्वीन है, पान सिंह तोमर है, अभी सोन चिरैया आई। तो ये हमेशा से एक दौर रहा है कि थोड़े थोड़े दिनों में इस तरह की फिल्में, इस तरह का सिनेमा लोग देखना पसंद करते हैं। जब इन लोगों ने शुरुआत की थी तो लोग बोले आज के दौर में कौन डकैतों की फिल्में देखता है। आज वही जो शो है, फर्स्ट टाइम इंडिया में डिजिटल में वेब सीरीज में पहला शो है जो ये डकैत के ऊपर है, बीहड़ का बागी। तो बहुत हिट है, लोगों का बड़ी सराहना मिल रही है, लोगों की बड़ी प्रशंसा हो रही है। बिल्कुल, मैं खुद भी देख रही हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। सच में बताइए कि स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में न्यूज में बहुत पढ़ा था, तो जब ये रोल निभा रहे थे उसके पहले आपकी बीहड़ के डाकुओं के या बागियों के बारे में क्या सोच थी, और रोल निभाने के बाद क्या कोई तब्दीली आई? नहीं, ऐसा है कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जहाँ पे ये आजू बाजू डिस्ट्रिक्ट है, बांदा, चित्रकूट, करबी, जहाँ के डकैत है जिनकी ये कहानी है। तो हम बचपन से किस्से सुनते आए हैं। यमुना नदी है, यमुना नदी के इस पार मेरा डिस्ट्रिक्ट है, होम जनपद है। यमुना नदी के उस पार उनका डिस्ट्रिक्ट है। तो लोगों की नजर में उस दो नजरिए हैं लोगों में। प्रशासन के, सरकार की नजर में वो विलेन है, और वहां जो आदिवासियों के गांव हैं, करीब 250 गांव गोद लिए हुए हैं, वो सब इनको अपना मसीहा मानते हैं। मतलब आप ग्राउंड लेवल पे जाके आप बात करोगे लोगों से, तो लोग इनको पूछते हैं। इनका मंदिर बना हुआ है, मंदिर के उद्घाटन में 6 लाख लोग आए थे। 6 लाख लोग आए थे मंदिर के ओपनिंग में। मंदिर बना हुआ है, मूर्ति स्थापित है, लोग पूछते हैं। हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट। जितना मैं पढ़कर आ रही हूँ उसके हिसाब से तो कभी ददुआ का फेस पुलिस के सामने नहीं आया। तो वो मिस्ट्री सॉल्व करने में किसने मदद की, या ये कैरेक्टर इस तरीके का होगा, रूपरेखा होगी, ये किसने तय किया? नहीं, मेरे डायरेक्टर है रितम श्रीवास्तव। तो मैं तीन लोगों का धन्यवाद पहले कह दूं। एक तो रितम श्रीवास्तव जो डायरेक्टर है हमारी वेब सीरीज के, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर बिलीव किया, और एमएक्स प्लेयर ने प्लेटफॉर्म दिया हमारे काम को लोगों तक पहुंचाने का, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रोड्यूसर्स जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया। तो हमारे डायरेक्टर का ये कहना था कि पहले नोन फेस लिए इन्होंने, 2-4 आर्टिस्ट। बोले यार वो जस्टिफाई हो नहीं पाए, हमको एक ऐसा चेहरा चाहिए जो बिल्कुल न्यू हो, उतना एक्सपोज ना हो। तो जो हम उसको दिखाएंगे, हम जो उसको लुक देंगे, गेटअप देंगे, और वो जो परफॉर्म करेगा ऑडियंस के लिए, वही ददुआ होगा। तो वही हुआ। दैट्स लोगों ने वेरी ट्रू, बहुत अप्रिशिएट किया। वेरी ट्रू। क्योंकि जब भी मैं देख रही थी तो सर्टनली मैं भी उस इलाके से बहुत पहले एक बार बचपन से गुजर चुकी हूँ, तो बहुत हल्की सी यादें जरूर है। बट हाँ, मुझे लगता है गांव ऐसे ही होते होंगे। और क्या इसके लिए कोई तैयारी करनी पड़ी दिलीप आपको? बहुत तैयारी करनी पड़ी। हमारे डायरेक्टर साहब चाबुक लेके हमारे पीछे पड़ गए। आप जो इसमें इस गेटअप देख रहे हैं, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, ये 4 साल से बड़े किए मैंने, 4 साल। और वहां वो 3 साल कंटिन्यूअस वहां आना जाना रहा उस क्षेत्र में, लोगों से मिलना, बातचीत करना। जैसे मैं 1 साल से बिस्तर पे नहीं सोया, मैं उस पे बोरी होती है, बोरी बिछा के सोता था। और बालों में शैम्पू नहीं करना, बियर्ड में शैम्पू नहीं करना, साबुन नहीं लगाना। ये बहुत दिनों तक ऐसा रहा कि उनको इतनी सारी सुविधाएं मिलती नहीं, क्योंकि इतना डर रहता है। दोनों तरफ के शासन और पुलिस, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दोनों तरफ पुलिस दबिश डाले रहती थी। तो उनको कभी मौका मिला तो नहा लिए, नहीं मौका मिला तो नहीं नहाए, बाल शैम्पू किए तो किए, नहीं किए तो नहीं किए। तो उसका जीवन जीने के लिए मैं वहां पे रहा हूँ काफी दिन तक, रिसर्च के लिए। उन गांवों में, उन जंगलों में, उन पहाड़ों में काफी काफी समय बिताया है।
नाइस। थोड़ा सा आपके फैमिली या आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो मतलब ऐसा है कि हाँ, हमारे पिताजी बचपन में उनका देहांत हो गया था और वो राजगीर मिस्त्री थे, मकान बनाते थे। तो हमारे यहाँ एजुकेशन का बहुत ज्यादा वो नहीं था, सब लोग कम पढ़े लिखे होते थे नॉर्मली। और पिताजी भी मतलब बहुत छोटे थे हम लोग तब वो एक्सपायर कर गए थे। मैं उनकी जो मरने के बाद वाली जो तस्वीर है उसमें मैं नंगा बैठा हूँ वहां पे, छोटा सा हूँ। और हम 6 भाई बहन। अब ना कोई सैलरी है, ना कोई पेंशन है, ना कोई जमीन है, ना कोई मेडिक्लेम है, ना बीमा है, कुछ नहीं था। और एक वो कच्ची दीवारों का एक कोठरी, उसी में सब भाई रहते थे। और बस ऐसे में तो बड़ा मुश्किल भरा दौर रहा। तो बड़ी मुश्किल माँ के सामने ये था कि बच्चों को पाले कैसे, बड़े कैसे होंगे, खाएंगे क्या, खिलाएंगे क्या। तो चूंकि गांव में पले बड़े हैं तो वहां गांव में चने का खेत होता है, चना जिसमें उसका पौधा होता है, जिसमें चने की फसल होती है। तो वो साग लोग खाते हैं, तो वो साग लेकर और बनाकर, और कई मतलब कई दिन कभी मिला कभी नहीं मिला, वो बड़ा वैसा मुश्किल भरा दौर रहा है। फिर इसके बाद हम कुछ नहीं लगता था, भाई पढ़े लिखे हो, ट्रेन हो तो कुछ काम मिले। तो मजदूरी वाला काम ही सबसे पहले मिलता है, तो हम लोग मजदूरी करने में, मेरे बड़े भाई और मैं, हम लोग मजदूरी करने जाते थे। तो मेरे को भी मजदूरी के लिए ले नहीं जाते, तो छोटा था। तो उस समय मुझे 4 रुपए मिलती थी और बड़े भाई को 7 रुपए मजदूरी मिलती थी। तो हम लोग वो जो ये सीमेंट और बालू और वो रेता जो ऐसे रख के और लेके वो मिस्त्री के पास देना, ये काफी दिनों तक चला। फिर मतलब बाल धीरे धीरे मजदूरी हुई ना ये तो। बाल मजदूरी, एग्जैक्टली। तो चूंकि अब मेरी माँ ने रिक्वेस्ट किया कि भाई उसके लिए मत डरो, हमारे बच्चों को ले जाओ, नहीं तो हम खाएंगे क्या, ये पलेंगे कैसे। तो फिर मैंने पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई के साथ साथ टेलरिंग शुरू की, सिलाई सिलाई करना। तो मैं 1 साल में वो सीख गया, क्योंकि मजदूरी में मुझे पूरा दिन मेहनत करनी पड़ती थी, पूरा दिन में स्कूल नहीं जा सकता था। टेलरिंग में मैं सुबह स्कूल जाता था और 3 बजे आ जाता था स्कूल से, 4 बजे 3 बजे, और फिर मैं सिलाई की दुकान में चले जाता था, तो वहां काम करता था। तो पार्ट टाइम जॉब की तरह मैं इसको करने लगा और पढ़ाई भी करते। तो ये साइमल्टेनियसली दोनों चीजें चलती रही और इंटरमीडिएट तक चली। और फिर इंटरमीडिएट मैंने गांव में, प्राइमरी स्कूल में हम लोग वो लेके जाते थे, लकड़ी का पार्टी होता था, चौक होता था, और वो होता था बिछाने के लिए गोनी। उस तरह की बिल्डिंगें नहीं होती थी, कभी किसी पेड़ के नीचे स्कूल लग रहे हैं प्राइमरी, कहीं कुछ ऐसे करके होता था। तो वो किया। फिर इसके बाद मैं थिएटर करने के लिए दिल्ली गया ग्रेजुएशन के दौरान। तो दिल्ली में मैं एक्टर में रहा थोड़े दिन। तो वहां भी यही अपना जो आपका खर्चा कैसे चलेगा, आपके घर से पैसे तो आने नहीं। आप किसी भी शहर में रहोगे, दिल्ली में रहो, मुंबई में रहो या कानपुर में रहो, तो आपको एक पैसा चाहिए। उसके लिए कमरे का किराया, आपका खाना, आपको कहीं आना जाना है तो उसके लिए, कभी आप बीमार पड़ गए तो उसके लिए तो पैसा चाहिए। तो कहाँ से आएगा। तो मैं मेरे लिए बड़ा आसान रहा कि मैं किसी भी उसमें चले जाता था। सिलाई की दुकान में, कारखाने में मैंने अपना बैग रख दिया, भाई मैं लगी वहां काम करूंगा और 4 बजे तक ही करूंगा, ये शर्त रखता था मैं। 4 बजे के बाद रिहर्सल में जाता था। तो मैं एक्टर में था तो 4 बजे में वहां रिहर्सल पहुंचता था, तो वहां से मैं 3 बजे काम बंद करता था। तो ऐसे करके थिएटर करता रहा। फिर मेरा एनएसडी मैंने अप्लाई किया। तो एनएसडी में वहीं से पता चला, एक दिन न्यूज़पेपर में पढ़ के, नसीब साहब का इंटरव्यू, कि नहीं एनएसडी करने से लोग एक्टर बनते हैं। तो मैं एनएसडी पहुंच गया और वहां मैंने वो सिक्योरिटी वाले होते हैं उनसे मैंने बात किया, तो उन्होंने भगा दिया, बोले पढ़ाई पूरी करके आओ। तो ग्रेजुएशन किया मैंने, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तब तक मैं उधर थिएटर करने लगा। मतलब थिएटर में ही क्या, मुझे चाय लाने का और पानी लाने का ही काम मिलता था और पर्चे चिपकाने का, तो वो सब करते रहा। धीरे धीरे पढ़ा मैंने बहुत वहां, वो प्लेस बहुत पढ़े। जो वहां एक तुलसी सदन करके एक लाइब्रेरी था, फ्री में था, तो किताबें खूब पढ़ने को मिली। तो मैंने बहुत ज्यादा नाटक पढ़े, उनसे सीखा। फिर एनएसडी के लिए अप्लाई किया। तो एनएसडी में 20-20 लोग हर सेंटर से आते हैं, 20 मतलब दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। तो उनमें से 20 मैं भी गया था। तो उनमें से पंकज त्रिपाठी जी भी थे मेरे ही ग्रुप में। पंकज त्रिपाठी थे, इनामुल हक थे और बदरुल इस्लाम चार्ली थे, बहुत सारे लड़के थे। तो उनमें से पंकज भाई का भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, इनामुल का भी नहीं। लास्ट वाले वर्कशॉप, एक 4 दिन की वर्कशॉप होती है वहां पे एग्जाम के प्रोसेस में, वो सब अपने साथी थे, अपन सब साथ नहीं थे, अलग अलग इम्प्रोवाइजेशन करते थे। और वो 20 आपस में कंपटीशन होते थे कि मेरा हो जाए इसका ना हो, मेरा होना
चाहिए पहले, तो आगे आगे करके इम्प्रोवाइजेशन में आगे होते थे। वो गला वैसे हम हॉस्टल में सब दोस्त होते थे, बहुत पता नहीं नहीं यार बहुत बढ़िया किया तुमने, पर वहां जाके वो एक गला काट कंपटीशन होता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाए इसका। उस साल इत्तेफाकन किसी का नहीं हुआ, पंकज भाई का भी नहीं हुआ, इनामुल का भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, तो इधर बदरुल इस्लाम चार्ली का हुआ था, इश्तियाक भाई भी बाद में आए थे। तो मैं फिर भारतीय नाट्य अकेडमी अप्लाई किया है, ऐसे मुझे पता चला कि भारतीय नाट्य अकेडमी करके कोई ऑटोनोमस बॉडी है यूपी गवर्नमेंट की, जो आपको थिएटर की ट्रेनिंग देती है। तो उस समय जया बच्चन जी अध्यक्ष थी उसकी फिल्म बंधु की, तो हमारे बैच से ही एफटीआई बीएनए का जो लास्ट सेमेस्टर था वो एफटीआई में पढ़ने के लिए भेजे, वैसा वो देता था फिल्म बंधु, और हम लोग फिल्म स्कूल भी गए, और बीच में 1-2 महीने की ट्रेनिंग के लिए गर्मियों की छुट्टियों में सीनिक डिजाइन की हम लोग एनएसडी किया है। तो इस तरह से हमने तीनों स्कूलों में पढ़ाई कर ली। तो हम थैंक यू कहेंगे बीएनए का कि बीएनए ने हमको ले लिया। अब ये था कि कहीं से कोई प्रॉपर ट्रेनिंग करके जाया जाए तो वहां मौका मिलेगा। हालांकि यहाँ आके भी पता चला कि लोग काम कम देते हैं, बेइज्जत बहुत ज्यादा करते हैं। आपको एज एन एक्टर आप किसी को बताओ, आप एलएनपी में जहां मैं भी रहता हूँ, एक तो बैचलर्स को अलाउ नहीं था और फिल्म वालों को अलाउ नहीं था। फिल्म से रिलेटेड हो तो आपको रूम नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे कैसे बड़ा बड़ा मतलब, अरे बाकायदा सोसाइटी में रूल रेगुलेशन बनाया उन्होंने कि फिल्म वालों को नहीं देंगे, बैचलर्स को नहीं देंगे। अब हम बैचलर भी थे तो फिल्म वाले भी तो सोने पे सुहागा। तो पर ये तो गलत बात है ना कि आप मुंबई जैसे शहर में झंडा उठाने थोड़ी आए, तो लोग करते हैं लोग ऐसी बातें। तो रहने की मुंबई शहर में बड़ी दिक्कत थी। तो मैं नाला सुपारा में एक सिलाई की दुकान थी जहां मैं अपना बैग रख दिया कि भाई मैं यहाँ पे सिलाई करूंगा और शाम को मैं चले जाया करूंगा। तो बोले ठीक है। उसी की दुकान में मैं रात में सो जाता था। तो मैं पृथ्वी थिएटर आया करता था, यहाँ नाटक वाटक देखता था, लोगों से मिलता था, बचपन में सुन रखा था कहानियां कि वहां से आपको डायरेक्टर उठा के ले जाते हैं, आपको स्टार बना देते हैं वहां से। तो वो उसमें जाते थे, वहां में कोई बात तो करता नहीं था, उठाता था। वापस जब आता था तो ट्रेन में चढ़ नहीं पाता था मैं, इतनी भीड़ हो जाती थी विरार वाली ट्रेन में, लोकल ट्रेन में। तो यही खड़ा रहता था। तो फिर 1-2 सीनियर्स के आ गया। तो कुल मिला के लोगों ने आपको एक्टर बनने में, जब तक आप कामयाब नहीं होते हैं तब तक आपको बहुत जलील किया जाता है, बहुत बेइज्जत किया जाता है, और आपके काम को बहुत सीरियस नहीं लिया जाता। बोले ठीक है एक्टिंग करते हो, लेकिन और काम क्या करते हो, मतलब आपका खर्चा कहाँ से। और एक्टिंग में पैसा आने का कोई निश्चित नहीं होता कि कब आएगा और कितना आएगा, कोई गारंटी नहीं। तो बड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है, पर ठीक है। अब आज अच्छा लग रहा है, सबको ये भी अच्छा कहने लगा है, काम देख रहा है, तारीफ कर रहा है, कहता है कि नहीं हमको तो लगा था कि नहीं यार। तो ठीक है, मैं तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने धुतकारा भी, धिक्कारा भी और मजाक भी उड़ाया। तो उन लोगों का भी शुक्रिया है कि कहीं ना कहीं वो मेरी जिद का कारण बनते रहे, और मैं लगा रहा, अनवरत प्रयास करता रहा कि मतलब रिवर्स गियर तो है ही नहीं, करना ही है, बस दूसरा कोई ऑप्शन ये है। बाप रे बहुत 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 मसाला है। तो मेरे जो दोस्त है, मेरे एक सीनियर है जो इस फिल्म के राइटर भी है और वो मेरे गार्जियन भी है, मुकेश कुमार, वो बोलते हैं सबसे ज्यादा ड्रामा तो तेरी लाइफ में ही है, उसमें भी एक फिल्म बन सकती है। तो जितना उतार चढ़ाव और जितना पागलपन और जिद्दीपन तेरे अंदर है, उसमें भी बहुत वो है, मसाला है। चलिए, दैट्स रियली नाइस। अब आपसे ना लास्ट सवाल, कोई शेर, कोई कविता सुना दीजिए जाते जाते। जी, मैंने अभिमंच में सुनाई थी पंकज भाई, वहां पे एक लास्ट सेशन में 4 दिन के सेकंड हाफ के सेशन में पंकज भाई ने एक लौंडा डांस किया था, और उस समय रामगोपाल बजाज जी डायरेक्टर थे वहां के, यानी कि एनएसडी के। तो मैंने एक कविता सुनाई थी, वो कविता मैं आपको सुनाई देता हूँ। चढ़ती उतरती है श्रम सीढ़ियों के बीच, जीतती कभी तो कभी हारती है जिंदगी। और चढ़ती उतरती है श्रम सीढ़ियों के बीच, जीतती कभी तो कभी हारती है जिंदगी। और बेचती बदन ने जो फुटपाथ पर कहीं, बार बार तन को संवारती है जिंदगी। और जिंदगी तो जिंदगी है, प्यार करो जिंदगी से, जिंदगी को पार भी उतारती है जिंदगी। और जिंदगी तो जिंदगी है, प्यार करो जिंदगी से, जिंदगी को पार भी उतारती है जिंदगी। जी, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। क्या कहूँ आपके
जो भी स्ट्रगल रहे हैं वो अच्छी कुछ अपॉर्चुनिटी में चेंज हो जाए और आपको मैं बहुत बार इंटरव्यू कर सकूं। अब मैं आपसे ये डिमांड करती हूँ। क्या करते हैं? मैं डिमांड करती हूँ कि मैं आपको हर दूसरे तीसरे महीने में इंटरव्यू करना चाहती हूँ, तो कीप वर्किंग, कीप डूइंग गुड वर्क। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमको भी, हम नाचीज को भी लोग जाने, और मैं चाहता हूं कि ये लाइन जरूर जोड़िए आप उसमें से, कि लोगों को लगता होगा ये वेब सीरीज तो बहुत हिट हो गई, दिलीप आर्या के पास ढेर सारे ऑफर होंगे, तो अब तो उसका बहुत नखरा होगा। मैं थोड़ा काम करता हूं, बहुत ही सिंपल आदमी हूँ। मेरे पास जो भी काम लेकर आएगा, मेरे पास जो भी, चाहे नए डायरेक्टर्स हो, पुराने डायरेक्टर्स हो, नए प्रोडक्शन हाउसेस हो, पुराने, सबका स्वागत है। और मैं सबके लिए उसी तरह अवेलेबल हूँ। मेरे पास उस तरह का भी कोई मैनेजर नहीं है, कुछ नहीं है। सिंपल मेरा फोन सब जगह नंबर मिल जाएगा, आप लोग बात करिए और मुझे ज्यादा से ज्यादा काम दीजिए भाई, अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो। 15 साल वेट न करना पड़ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक्स लॉट जुड़ने के लिए एंड ऑल द बेस्ट। बाय। जी जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।